नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए एसएससी कितनी सुपर फास्ट है। अभी 26 तारीख को आपका मेंस का पेपर कराया 2023 का, और आज ठीक 30 तारीख को शाम के टाइम उन्होंने आंसर की भी रिलीज कर दी। हालांकि आंसर की देख के बच्चों की स्थिति जो है थोड़ी दयनीय है, पर मेरा काम है एक टीचर के नाते मेंस का पूरा सॉल्यूशन आपको करवाना। तो इस छोटी सी वीडियो में 2023 मेंस में, सीजीएल मेंस में जितने भी सवाल पूछे गए मैं उनका कंप्लीट बेस्ट सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा सिस्टमेटिक वे में, और मैं आपको उतना ही बताऊंगा। और जो अप्रोच आपकी वास्तविक एग्जाम में बैठते समय होनी चाहिए थी वो मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। ठीक है भाई। मेरा क्या प्रोसेस है कि जब भी कोई पेपर होता है तो मैं उस पेपर में से बेस्ट सवाल फिल्टर करता हूं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, व्हाटएवर इट इज, और बच्चों को मैं उसका सॉल्यूशन करवा देता हूं। हजार हजार सवाल होता है हर एक पेपर में, प्री के पेपर में ज्यादा होता है। अब हजार सवाल प्रैक्टिस ना करके मैं बच्चों को 50-100 सवाल देता हूं कि आप इनको लगाओ, बराबर का फायदा होगा। तो एक हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, मैं इस पर डेली बहुत मेहनत करता हूं भाई, बिल्कुल। ठीक है भाई। और डेली वीडियो इस पे कंटेंट अपलोड होता है। जो सीजीएल 2023 प्री के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने यहां पर सॉल्यूशन करवा रखे, अर्थमेटिक के अलग, एडवांस के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, सिलेक्शन पोस्ट के, आईसीआर के, हर एक एग्जाम के बेहतरीन प्रीवियस क्वेश्चन जो है छाट छाट के मैंने यहां पे करवा रखे। जो क्रूशियल चैप्टर है, रेस, लीनियर रेस, ठीक है ना, सर्कुलर ट्रैक, इंस्टॉलमेंट, सब मैंने आपको यहां पे बता रखा है। तो सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। ठीक। अब सुनिएगा मेरी बात। ये जो मेंस के सॉल्यूशन हैं, ये जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी मस्ट डू है, और जो अभी सीएचएसएल का मेंस देंगे है ना कुछ दिन के बाद, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। मैंने बहुत मेहनत से बिल्कुल तुरंत फटाफट फटाफट अपने टाइपिस्ट को लगा के टाइप करवाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, और सॉल्यूशन आपको जस्ट इस वीडियो में देखने को मिलेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पहले खुद से करने की कोशिश करो, फिर सॉल्यूशन टीपना आप लोग। ठीक है बच्चे। सवाल नंबर है एक आपके सामने, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का खतरनाक सवाल। ठीक है ना। यदि पी ए यूनियन बी बराबर 5/9, पी पी नॉट ए यूनियन पी नॉट बी बराबर 13/27, ए के होने की प्रायिकता 11/18 है, तो घटना बी के प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात करें। ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बी। संयोगानुपात एक अनुपात है, घटना बी के अगेंस्ट ऑड आपको बताना है। दो चीजें होती हैं, एक तो फेवर अगेंस्ट, फेवर इन एन इवेंट, ठीक है ना, ऑड इन फेवर, और एक होता है ऑड इन अगेंस्ट। मैं आपको दोनों चीजों का मतलब समझाऊंगा। सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जानते हैं कि जब भी कोई इवेंट होती है तो उसमें जो भी रिजल्ट निकल के आते हैं, जो भी आउटकम होते हैं, उसमें कुछ आपकी पसंद के होते हैं, कुछ आपके नापसंद के होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स को अगर आप टोटल पॉसिबल आउटकम से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, उस घटना की प्रायिकता आ जाएगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये होती है प्रोबेबिलिटी। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो हमारे इंटरेस्ट की चीज और हमारे ना इंटरेस्ट की चीज, अनफेवरेबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम का योग होता है मेरे प्यारे भाई। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, फेवरेबल आउटकम और अनफेवरेबल आउटकम, इन दोनों को अगर मैं भाग कर दूं तो आता है ऑड्स इन फेवर। समझ में? फेवर का मतलब ऊपर सक्सेस के पॉसिबल रास्ते और नीचे फेल होने के टोटल पॉसिबल रास्तों को दोनों भाग कर दोगे तो उस घटना के फेवर वाले ऑड्स आ जाएंगे। यानी कि किसी भी घटना के सक्सेस होने के जितने भी तरीके हैं उसको ऊपर, जितने भी फेवरेबल आउटकम्स है उसको ऊपर, और जितने फेवरेबल आउटकम नहीं है, जितने फेलियर के चांसेस हैं, आउटकम्स है, उसको नीचे हम भाग कर देंगे। यानी कि इन दोनों को भाग कर देंगे तो आपके आएंगे ऑड्स इन फेवर। उल्टा भाग करेंगे अगर, यानी कि इसको पहले लिख दें इसको बाद में, यानी कि नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेलियर्स, उसको भाग दें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम से, तो ये आएगा ऑड्स अगेंस्ट। अगेंस्ट है तो पहले नेगेटिव चीज और नीचे जो है आपकी फेवरेबल वाली चीज। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, बोलो इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। तो आपसे पूछा है घटना बी के प्रतिकूल संयोगानुपात,
तो क्या हमें यह निकालना होगा कि घटना बी के फेवरेबल आउटकम्स और अनफेवरेबल आउटकम्स निकालने की जरूरत है? नहीं। घटना बी के अगेंस्ट में ऑड पूछा है, अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट का मतलब देखो, अगर मैं घटना बी के ना होने की प्रायिकता को, घटना बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं भाग दे दूं घटना बी के होने की प्रोबेबिलिटी से, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बच्चों जवाब दो, यस और नो, जवाब दीजिए। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि घटना बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब फेलियर आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स ही होता है। और घटना बी के होने की प्रायिकता क्या है मेरे दोस्तों? फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स ही होगा। तो टोटल आउटकम्स ये जो है तो कट ही जाएगा ना, ये तो निकालना था मुझे, है ना। अनफेवरेबल आउटकम्स बटे फेवरेबल आउटकम्स ही तो निकालना था। वो कैसे आ जाएगा? इन दोनों प्रोबेबिलिटी को भाग दूंगा तो भी आ जाएगा। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, काफी गहरी बात थी मेरे दोस्तों। प्रोबेबिलिटी पहली बार एसएससी के पेपर में इंट्रोड्यूस हुआ, वो इतने भयानक भयानक सवाल फेंक रहा है एग्जामिनर, गलत बात है। ठीक है भाई, जिन टॉपिक में भयानक फेंकने चाहिए वहां तो आसान फेंक रहा है। चलो, तो मुझे ये निकालना है भैया बी की प्रोबेबिलिटी और बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी। बताओ कैसे निकालेंगे? अब आपको ये सब दिया है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है। बताओ, अब आपको यहां पे मेरे दोस्तों कई सारे रास्ते हैं। ठीक है भाई, जैसे आप कोई भी पकड़ सकते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा आसान रहेगा कि पी ए नॉट यूनियन बी नॉट। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, जल्दी से जवाब देंगे मेरे दोस्तों। तो आप जानते हैं पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, ये पी ए क्या है? ए के होने की प्रायिकता। तो ए के ना होने की, घटना ए के ना होने की प्रायिकता क्या है मेरे दोस्तों? 1 माइनस पी ए। ये बड़ी आसान सी बात है, आप बोलोगे हां जी सर 1 माइनस 11/18, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7/18। ये दिया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये मुझे पता चल गया। अच्छा, ये क्या है मेरे प्यारे भाई? व्हाट इज दिस? ये एक इसमें और गहरा कंसेप्ट छुपा हुआ है। ये क्या है मेरे दोस्तों? जवाब दो, सब बालक खुल के जवाब देंगे मुझे। पता है किसी को? ना ए के होने के ना बी के होने की, दोनों की एक साथ ना होने की प्रायिकता क्या है भैया? इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्लियर है? यूनियन का मतलब क्या? या तो ए के होने की या बी के होने की या दोनों के होने की प्रायिकता। अगर इसको मैं 1 में से घटा दूंगा तो ए नॉट और बी नॉट का इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब यूनियन आपको दिया हुआ है 5/9, तो 1 माइनस 5/9 आ जाएगा 4/9। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पे केवल मेरे को वैल्यू रखनी है, तो 4/9 बराबर, अभी ये कितना है? 7/18। ये पी बी बार मुझे निकालना है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। और ये कितना है? ये आपका 4/9। ये कितना दिया? सॉरी, आपको 13/27 दिया है ना, ये तो आपको 13/27 दिया है। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां से पी बी बार कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? उधर चला जाएगा। अभी 27, 18, 9 का एलसीएम 54। अब आप जानते 27 26 हो जाएगा, 18 3 54 21 हो जाएगा, और 9 6 54 24 हो जाएगा। तो 26 माइनस 21 5 प्लस 24 29/54 आ गया। ये 29/54 क्या आ गया मेरे दोस्तों? बी के ना होने की प्रायिकता, पी बी बार 29/54। बात क्लियर है? अगर बी के ना होने की प्रायिकता 29/54 है तो बी के होने की प्रायिकता क्या है? 1 माइनस 29/54। 1 माइनस 29/54 यानी कि 25/54। अब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 54 तो कट ही जाएगा ना, तो 29/25 इसका आंसर है, डी ऑप्शन 29/25। बहुत ही अच्छा, जबरदस्त और भयंकर लेवल का सवाल था जो पेपर में पूछा गया। हालांकि ऑप्शन ऐसे हैं कि यहां पर मैं देखते ही बता सकता हूं कि ऊपर 29 आ रहा है ना, 29 प्राइम नंबर है, तो 29 तो एक ही में दिखाई दे रहा है, तो यही आ जाना चाहिए, डी ऑप्शन। वैसे भी 29 + 25 एक ही ऑप्शन में 54 बन रहा है। बोलो
यहां से हम सीधा करके हमने एलसीएम ले लिया। बहुत अच्छा सवाल है, मजा आया होगा बच्चों करके। ठीक है, आगे चलेंगे। ये तो कंसेप्ट है। सवाल नंबर 2, किसी टावर के टॉप से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप का डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री है। टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 है, तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। मेरे दोस्त आसान सवाल, ऐसे आसान सवालों पर तुरंत झपट्टा मारा करो। ये रहा टावर और ये रही छोटी सी बिल्डिंग और ये रही उनके बीच की दूरी। ठीक है, बिल्डिंग है 10 मीटर ऊंची, ये है दोस्तों टावर। टावर बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचा क्यों? कि टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का हम देखते हैं डिप्रेशन एंगल। ये डिप्रेशन एंगल है नीचे, डिप्रेशन एंगल मतलब बिल्डिंग छोटी होगी। ये 60 डिग्री का है, तो आप इसको यहां से मिलाएंगे तो ये भी 60 डिग्री का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर, टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 है, ये 50√3 मीटर आ गया, तो ये भी तो 50√3 आ जाएगा। बताओ, अबे 30 डिग्री नहीं हो गया? 30, 60, 90 है। आप जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने 1 होता है, तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है। 30, 60, 90 ट्राइंगल नहीं जानते आप लोग? बताओ, हद है यार, कैसे काम चलेगा? 30, 60, 90 एक स्पेशल ट्राइंगल है जो बार बार इस्तेमाल होता है एग्जाम में। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2 होता है। स्पेशल याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों। जब 30 के सामने 50√3 है, तो 60 डिग्री के सामने होगा 50√3 का भी √3 गुना, यानी कि 150 मीटर। तो ये 150 मीटर आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये 10 मीटर है, तो बच्चा ये भी 10 मीटर होगा, मतलब उसके सामने की लेंथ है। तो टावर की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हो गया ना 150 जमा 10, टोटल मार दो तो टोटल हो जाएगा 160। डी ऑप्शन आंसर। समझ में? कोई परेशानी दिक्कत तकलीफ इस सवाल में नहीं थी, इजी था। एक एग्जाम में अधिकतम 25 में से 15 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इतने हैं। डेटा के सेट के बहुलकों का गुणनफल क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स ऑफ दिस सेट ऑफ डाटा। देखो, मोड्स क्या होता है? बहुलक किसी भी डाटा सेट में सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या मोड कहलाती है। तो यहां पर बोला का व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ मोड्स, यानी कि इस एक सवाल के 2 मोड आ रहे हैं, उन दोनों मोड्स का आपको गुणनफल करना है, बात खत्म। तो आसान सवाल है, बताओ क्या होगा जी? 13, 11, 16, 15, 18, 13। देखो 13 2 बार आ गया, 13 2 बार आ गया। उसके बाद 13 ही अकेला ऐसा नंबर है जो 2 बार आ रहा है, 13। बाकी तो कोई नंबर दिख रहा है ऐसा? 11, 16, 15, 18, 14, 10, 22, 15, 21, 20, 17, 24, सब अलग अलग है। बाकी देखो 15 है जी, ये रहा एक 15। 15 भी एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आ रहा है। बाकी सारे नंबर एक ही बार आ रहे हैं, चेक कर लो। 11, 16, 18, 12, 14, 10, 22, 21, 20, 17, 24, 10, 20 अलग अलग है। बाकी सारे नंबर एक एक बार आ रहे हैं। केवल 13 और 15 ऐसे ही हैं जो 2 बार आ रहे हैं। 13, 15 सबसे ज्यादा आने वाले नंबर है। ये मोड हो गए, 2 मोड हो गए इसके। इनका प्रोडक्ट पूछा है तो 13 गुणा 15 195 सवाल का आंसर था। कोई बालक भी कर देगा। सी ऑप्शन आंसर है। ऑलरेडी पढ़ा रखा है हमने, एक स्टैटिस्टिक्स की वीडियो बनाई है, उसमें ए और बी मिलकर एक काम को 12.5 दिन में करते हैं। बी और सी उस काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 12.5 दिन में। 12.5 का मतलब होता है 25/2। ठीक, बहुत बढ़िया। बी और सी मिलकर करते हैं 18.75 डेज में। बी और सी कितने दिन में? 18.75। अब 18.75 का मतलब होता है जी 3/4, यह आएगा 75/4 दिन में। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर। सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए बहुत बढ़िया आदमी है, दोनों 15 दिन में उस काम को कर सकते हैं। डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% एफिशिएंट है। डी की जो एफिशिएंसी है वो सी का 40% है। ये कितने समय में एबीसी मिलकर उस काम को कर लेंगे? डी की हेल्प के साथ। डी की हेल्प के साथ एबीसी उस काम को मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? बहुत बढ़िया बात। तो यहां से एलसीएम 25, 75, 15 का एलसीएम 75, कोई भी निकाल सकता है, आसान सी बात है। टोटल वर्क, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 75/12.5 6, और 75 को 75/4 से भाग देंगे 4, और यहां से क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5, 15 पंजे 75। अब मुझे चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा
तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार नहीं आएगा। तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। यहां कितना आएगा मेरे दोस्तों? 6 4 10 5 15। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 15 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 15/2। भाई 2a प्लस 2b प्लस 2c आता है 15। 6 4 10 5 15, तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा 15/2, यानी कि 7.5। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी बोला है डी की जो एफिशिएंसी है सी का 40% है, मुझे सी की चाहिए। सी की चाहिए तो बताओ ए प्लस बी की कितनी है? ए प्लस बी की है 6, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1.5, 1.5। 6 प्लस 1.5 7.5। तो डी की जो एफिशिएंसी है वो 1.5 का 40% है। अब 1.5 का 40% आ गया जी 0.6। 15 चौका 60, 0.6 ये डी की एफिशिएंसी आ गई। अब चारों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? भाई 75 यूनिट टोटल वर्क है। ए बी सी डी मिलकर करेंगे, भाई ए बी सी डी की हेल्प लेके करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की 7.5 है, डी की एफिशिएंसी 0.6 है, तो ए बी सी डी चारों की कितनी होगी? 8.1। 7.5 में 0.6 8.1। 8.1 एफिशिएंसी के साथ काम करना है 75 यूनिट। बताओ कितने दिन लगेंगे? भाग कर दो, बस बात खत्म। ये 0.0 3 से जाएगा जी 250/27 दिन। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बटे 27 आएगा, ये डी ऑप्शन है। 27 निम्मा 243, 7 बच जाएगा, 243 7 250, 9 सही 7/27 दिन। बहुत अच्छा, बेहतरीन आसान सवाल पूछा गया, मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा। अगला करेंगे, ए बी सी की एवरेज एज 20 साल है। 2 साल पहले ए और बी की एज का सम सी की एज से 6 अधिक था। अच्छा 2 साल पहले, सी की प्रेजेंट एज बताओ। ए बी सी की एवरेज एज प्रेजेंट में 20 साल है। प्रेजेंट में आपको तो 2 साल पहले की कहानी दी है ना, तो आप मुझे एक बार बताओ कि 2 साल पहले एवरेज कितना होगा? अगर प्रेजेंट में 3 लोगों की एवरेज एज 20 साल है, तो 2 साल पहले होगी 18 साल। एवरेज एज 18 साल है 3 लोगों की, तो योग कितना होगा? 54। 18 3 54। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 54। 2 साल पहले तीनों की एज का सम 54 था। 2 साल पहले ए और बी की एज का जो योग है वो सी से 6 साल ज्यादा है। ए प्लस बी का मतलब सी प्लस 6। यहां ए प्लस बी की जगह बस सिंपल सा इतना करना है मेरे को, सी प्लस 6 ए प्लस बी की जगह ये तो करना था इस सवाल में, और तो कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे सर 2c बराबर आ जाएगा ये 48, 54 माइनस 6, और c का मान आ जाएगा 24। c की वैल्यू 24 आ गई है। जल्दबाजी में 24 आंसर ना मार्क करें, ऑप्शन में दिया भी नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि सी की प्रेजेंट एज पूछी है। 2 साल पहले 24 थी सी की, अभी तो 2 साल आगे होगी ना, 26 साल होगी प्रेजेंट में। बेहतरीन आसान सवाल प्रॉब्लम ऑन एजिस का करेंगे। 20, 35 और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगी? 3 डिस्काउंट के बराबर सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। हम इसको रेशियो से बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। मैं आप रेशियो जानते हैं आप लोग, लेकिन इस सवाल का डाटा तो मरा हुआ है, ये तो फॉर्मूला से जल्दी होगा। 20 35 का सक्सेसिव क्या आएगा? 55 माइनस 7 48। एक्स और वाई का सक्सेसिव एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। 20 प्लस 35 55 माइनस 20 गुणा 35 700 बटे 100 7। 48 आ गया, दिमाग में कर सकते थे। और 48% और 10% का सक्सेसिव निकालना, इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है 48 का और 10 का है भाई। तो 48 10 58 माइनस 48 दुसाम 480 बटे 100 4.8। तो 58 माइनस 4.8 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 53.2। ए ऑप्शन 53.2%। एकदम वाहियात सवाल। आगे चलेंगे। द रेशियो ऑफ लेंथ विद एंड हाइट ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड गिवन इज 632। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 1800 दिया गया है। एहसान के एग्जामिनर ने दिया हमें, समझे? घनाभ का आयतन बताओ। आयतन निहायत इजी सवाल। देखिए हमको तो रेशियो दिया है, हम तो रेशियो पे ही काम कर लेंगे, गरीब आदमी है, जो देगा उसी में काम चला लेंगे। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो है, तो आयतन क्या होगा? गुणा 6 3 18 दूनी 36 आयतन आएगा। यह आयतन भी रेशियो में आया है,
टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, रेशियो से निकाल लो पहले। टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल बी, यानी कि 6×3 = 18 प्लस बी एच यानी कि 3×2 = 6 प्लस एच एल, एच एल का मतलब 6×2 = 12, तो 18 12 30 6 36×2 = 72। टोटल सरफेस एरिया आ रहा है रेशियो के हिसाब से 72, रेशियो के हिसाब से। लेकिन हमारा एग्जामिनर हम पे का एहसान करे से वो बताया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कितने गुना, कितने गुना, 25 गुना 18 चौक 72, 4 से 100 25 बार चला जाएगा, 25 गुना। अब एरिया तो नापे हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया का मल्टीपल 25 है। एरिया नापे हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में गुणा हो रही से 25, तो लंबाई में किससे गुणा होगी 5 से, वॉल्यूम में किससे गुणा होगी 5 का क्यूब यानी कि 125 से। बिन एक्स माने करना सीखो, तो वॉल्यूम जो आएगा ना वो 36 गुणा 125 होगा मेरे प्यारे भाई। बात को समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर दिमाग में करना है, सब कुछ दिमाग में। 125 चौका 500 निम्मा 4500 हो जाएगा ये तो, 4500 4500 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है, ऑप्शन नंबर है बी। वैसे भी आंसर 36 का मल्टीपल आना था और मुझे बी ऑप्शन दिख रहा था, ठीक है, 9 का मल्टीपल 9 तो आएगा ही आएगा, एक ऑप्शन है बी। आगे चलते हैं, अगला सवाल उड़ा दीजिएगा। देखो इस सवाल को करवाने भी मुझे दुख हो रहा है, ये एनालिसिस के टाइम पे भी करवा दिया था, आसान था। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक वर्ग बीसीडी के ऊपर स्थित है, ऊपर स्थित है भैया, इन दोनों का मान बताओ। तो मैं भी ऊपर स्थित करूंगा इसको इज्जत के साथ। ये हमारा स्क्वायर है और इसके ऊपर, अरे हमारा तो ट्रायंगल ही टेढ़ा बनना भी, इसके ऊपर हम बनाएंगे जी ये वाला, देखो कितना बढ़िया बनाया मैंने, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल, घंटे का पूर्ण उपयोग, ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम बेहतरीन। तो वर्ग है एबीसी, स्क्वायर है बीसीडी, बीसी कॉमन है, तो बीसी बनाना है, क्यों, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी और स्क्वायर बीसीडीई। अच्छा स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी तीनों साइड बराबर, तो आप कहोगे सर सब कुछ बराबर। अब बोला क्या है, एंगल ई ए बी, ई ए बी यहां से मिलाना पड़ेगा, मिला दो दोस्त, ई ए बी यानी कि ये वाला एंगल प्लस थ्राइस ऑफ एंगल ए बी यानी कि ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का योग आपको बताना। अच्छा 3 गुना भी है, बताइए, आसान सवाल भाई। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। मैं तो इस ट्रायंगल ईबीए पे ध्यान दूंगा, एबीई पे है भाई, ये 90 60 150 हो गया, 150, ये दोनों साइड बराबर, दो साइड बराबर, दोनों कोण बराबर, 90 60 150 बचा 30, तो दोनों बराबर होंगे 15 15 डिग्री, ये 15 ये 15 15 15 दोनों बराबर। अब ये 1 गुना ये 3 गुना है, यानी कि हो तो अल्टीमेटली 15 का 4 गुना गया ना, दोनों बराबर है, यानी कि 60 डिग्री आंसर है, डी ऑप्शन 60 डिग्री। बस बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं करना है जी। सवाल नंबर है 9 आपके सामने, विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 की चाल से, बाकी बची कुची दूरी भगवान की कृपा से 40 की चाल से तय करता है। कुल दूरी पूरी करने में 12 घंटा लगे, यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? या तो आप एक्स मान के करो बाबा आदम के तरीके से, या फिर भैया एक आदमी अपनी दूरी का 1/3, 1/3 क्या होता है जी 1/3, 1/3 दूरी जाता है 30 की चाल से, बाकी 40 की चाल से। कुल यात्रा में 12 घंटे लगे, टाइम दिया हुआ, टाइम बराबर होता है जी डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर मैं डिस्टेंस को ऐसा मान लूं कि स्पीड से इज्जत अनुसार कटती हो तो आसानी हो जाएगा। 30 40 दोनों से कटने वाला नंबर 120, मुझे 3 भी करना है भैया, यानी कि 360। मैंने मान लिया कि माना जो टोटल डिस्टेंस है वो 360 यूनिट है, ये मान लिया मैंने टोटल डिस्टेंस को 360 यूनिट मान लिया कि ये है जी आपकी टोटल डिस्टेंस। एक्स नहीं मानते हम लोग, हमने टोटल डिस्टेंस को 360 मान लिया। अब 360 का 1/3 होता है 120, तो बचा 240,
120 डिस्टेंस 30 की स्पीड से जाएंगे तो 4 घंटे लगेगा टाइम। 120 यूनिट डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे 4 घंटे लगेगा। बचा 240, 240 40 की स्पीड से जाओगे 6 घंटे लगेगा। 240 बटे 40 6 घंटा। टोटल टाइम आपको लगा जी यहां पे 10 घंटा। 4 6 10 घंटा। सवाल कह रहा है कि टोटल तो 12 घंटा लगे। भाई साहब तुम 10 कैसे बता रहे हो? तो 10 की वैल्यू 12 घंटा है 1.2 टाइम्स। अगर ई 1.2 गुना है तो यहां पर 360 का भी 1.2 गुना होगा। तो 360 का 1.2 गुना क्या होता है भैया? है भाई, यानी कि 360 और 72 हो गया 432, 432 किलोमीटर। बताओ 360 में 72 जोड़ देंगे 432, डी ऑप्शन। बात समाप्त। इस तरीके से करोगे तो समय भी बचेगा और जो है लिखना भी कम पड़ेगा। पी क्यू का रेशियो 3 4 है, क्यू आर का रेशियो 4 7 है। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस पी का मान बताएं। देखो यहां पे दोनों ही जगह 4 है तो पी क्यू आर का रेशियो आ गया 3 4 7। दिखाई दिया ना? दोनों जगह क्यू कॉमन है और दोनों ही जगह क्यू का मान 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो कंबाइंड हो गया। पी प्लस क्यू हो गया जी 3 4 7, 7 एक ही ऑप्शन में। क्यू प्लस आर हो गया 11, 11 हो गया। और ये हो गया आपका आर प्लस पी 10, 3 7 10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ जाओ, रुकना नहीं। 25 46 और वाई का औसत 11 है। वाई का मान बताओ जंबूरे। 25 46 और वाई का एवरेज 11 है। या तो हम इक्वल करके भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, डेविएशन भी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। एवरेज 11 है तो सम कितना होगा 33। 33 में से इन दोनों को घटा दो, 25 और 46 को मेरे दोस्तों। 33 माइनस 25 और माइनस 46 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 8 आ जाएगा एंड में। यही आंसर है, डी ऑप्शन। इतना घटिया सवाल पूछने की क्या मजबूरी थी एग्जामिनर की? आखिर मैं जानना चाहता हूं क्या मजबूरी थी तुम्हारी? 25 46 और वाई का औसत 11, तीन संख्याओं का औसत 11 तो तीनों का योग 33 होगा। 11 33, तीनों के योग में से 25 और 46 को घटा देंगे, ठीक है ना? तो ये वैल्यू ज्यादा है। 33 माइनस 25 60 और 8 माइनस 46 माइनस का 38, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 3 cards are drawn one after another with replacement from a pack of cards. What is the probability of getting first card a jack, second card as black card and third card an even numbered card? ताश की एक गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 कार्ड निकाले जाते हैं। क्या प्रायिकता है कि पहला कार्ड जैक कार्ड हो, दूसरा कार्ड एक ब्लैक कार्ड हो और तीसरा कार्ड एक इवन नंबर का कार्ड निकले मेरे दोस्तों? अब एक बात बताओ आप, विद रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन के साथ क्या मतलब है? ताश की गड्डी में होते हैं 52 पत्ते। रेंडमली निकालने का क्या मतलब? आपने 3 पत्ते निकाले ना, 3 पत्ते एक साथ आपने रेंडमली, एक साथ आपने 3 कार्ड निकाल लिए, अलग कर लिए। 52 में से 3 निकाल लिए, 49 बचा होगा। समझ में आया? एक होता है रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने पहले एक कार्ड निकाला, देखा भाई जोकर आ गया, फिर आपने वापस पत्ती, ताश की पत्ती में डाल दिया, दोबारा से 52 कार्ड हो गए। फिर उन 52 कार्डों में से छुटपुट करके आपने दूसरा कार्ड निकाला, फिर आपने वो उसी में डाल दिया, उसी में रिप्लेस कर दिया। फिर आपने उसको अच्छे से फेंट के एकदम बढ़िया ताश की गड्डी को, फिर तीसरा कार्ड निकाला। ये होता है एक के बाद एक करके निकाला है, ठीक है भाई? अब आप मुझे खुद बताओ भाई, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा। अब ताश की गड्डी में है 52 कार्ड, 52 में से जोकर कितने? 4, तो जोकर निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। फिर कार्ड वापस डाल दिया ताश की गड्डी में, 52 कार्ड है फिर से। 52 में से ब्लैक कितने हैं? 26, 26 रेड 26 ब्लैक, तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 26/52। फिर आपने ताश की गड्डी में डाल दिया, फिर दोबारा से 52 कार्ड हो गए। 52 कार्ड में से इवन नंबर, ऐसे कितने कार्ड है जिन पे इवन नंबर लिखा हुआ है? भाई इवन नंबर तो 2 4 6 8 10, 12 नहीं होता, वो रानी होती है। फिर आगे जोकर क्वीन और रानी जो है चलता है, यानी कि हर एक के 5 कार्ड इवन होंगे। 5, 4 टाइप के कार्ड होते हैं, हुक्म चिड़ी ईट पान, तो टोटल 20 कार्ड इवन नंबर वाले होंगे।
तो ये 20 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर इनकी गुणा करनी है आपको, तो भाई 4 से 52 13 बार, 26 से 52 2 बार, और 4 पंजे 20 और ये 13। ऊपर तो बचा 5 और नीचे बचा जी 169 दूनी 338। 5/338 सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर है बी। धीरे धीरे 169 दूनी 338। बोलो बात क्लियर? एकदम क्लियर। आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है भाई साहब मिक्सचर का। देखते हैं कौन बालक इस सवाल को करेगा। कौन बालक? एक कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण 7:9 के अनुपात में कंटेनर ए में, इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्पिरिट का अनुपात ज्ञात करें। पानी स्पिरिट का 2 बार हुआ है। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। यहां पे 2 बार चीजें हुई हैं। तरीके इसके कई सारे हैं। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी। आपके पास कंटेनर ए है, कंटेनर ए में है स्पिरिट और वाटर। कितना मिश्रण है? 80 लीटर मिश्रण है। स्पिरिट वाटर का रेशियो कितना है? 7:9। टोटल मिश्रण कितना है? 80 लीटर। क्लियर है? अब कंटेनर ए से आपने 20 लीटर मिश्रण निकाला। कितना मिश्रण निकाला? 20 लीटर। आप और उसको किस में डाल दिया मेरे दोस्तों? बी में डाल दिया। ये कंटेनर बी है, 20 लीटर। तो कंटेनर ए से जो आपने मिश्रण निकाला है 20 लीटर, उसमें भी स्पिरिट और क्या है? स्पिरिट और वाटर है ना ये। उसमें भी स्पिरिट और वाटर का रेशियो यही रहा होगा 7:9। फिर आपने कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भर दिया। तो यानी कि आपने रिप्लेस कर दिया। आपने 80 लीटर मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण निकाला और फिर आपने 20 लीटर पानी मिला दिया। आपने क्या मिलाया? पानी। तो हम फोकस किस पे करेंगे? स्पिरिट पे। मेरा जो फोकस होगा स्पिरिट पे होगा। अब एक बताओ, आपने कंटेनर ए से 20 लीटर मिश्रण निकाला और उसको कंटेनर बी में डाल दिया। तो जो आपने कंटेनर ए से 20 लीटर मिश्रण निकाला है उसमें भी स्पिरिट वाटर का रेशियो यही होगा ना, 7:9। उसमें स्पिरिट कितना है? 7/16। कितना है टोटल? आउट ऑफ टोटल कितना स्पिरिट है? आउट ऑफ टोटल कितना स्पिरिट है भाई? टोटल 16 है, तो 16 में से स्पिरिट है 7 पार्ट। तो 20 लीटर मिश्रण आपने निकाला, उसमें से स्पिरिट कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 7/16। अब मिश्रण कितना था? 80 लीटर। 80 में से आपने 20 लीटर निकाला और फिर आपने 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 20 लीटर पानी मिला दिया। तो आपने कितना मिश्रण निकाला है? 1/4 मिक्सचर निकाल के आपने पानी मिला दिया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 3/4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि आएगा 21/64। यानी कि अब जो है हमारा बर्तन ए में स्पिरिट जो है वो 21/64 है। बात सोचने वाली, मेरे पास बेहतरीन तरीका है रेशियो निकालने का बिना एग्जैक्ट वैल्यू पता किए। भाई पहले कितना स्पिरिट का कंसंट्रेशन था? 7/16। हमने 80 लीटर में से 20 लीटर निकाला, वो तो हमने बी में डाल दिया। फिर हमने कंटेनर में 20 लीटर पानी भर दिया। हमने भरा क्या? पानी। तो हम फोकस किस पे करेंगे? स्पिरिट पे। 80 में से आपने 20 लीटर निकाला है 1/4, तो बचा कितना होगा? 3/4 बचा होगा कि नहीं? तो 3/4 से गुणा। यानी कि अब हमारे पास जो कंटेनर ए है उसमें स्पिरिट का जो कंसंट्रेशन है कंटेनर ए में वो 21/64 है। अब आपने कंटेनर ए से दोबारा 32 लीटर मिश्रण निकाला, कंटेनर ए से दोबारा, और 32 लीटर जो है आपने बी में डाला। तो जब आप कंटेनर ए से 32 लीटर निकालोगे उसमें स्पिरिट कितना होगा? उसमें स्पिरिट होगा 21/64। कितना स्पिरिट होगा? 21/64। आपने दोनों को मिक्स किया। तो आप मुझे बताओ मिक्स करने के बाद जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें कितना स्पिरिट होगा मेरे प्यारे भाई? तो आपने यहां से 2 बार कार्रवाई करी है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा सवाल था, ठीक है भाई। मैंने एनालिसिस के टाइम पे भी करवा दिया था ये। 20 लीटर 32 लीटर, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं, मैं तो रेशियो ले लूंगा। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 5:8। यहां स्पिरिट कितना है? 7/16। यहां स्पिरिट कितना है? 21/64।
फाइनल में कितना स्प्लिट होगा जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 5 में 7/16 स्प्लिट है ना, 35/16 प्लस, तो यहां कितना स्प्लिट होगा 8 का 21/64 आ जाएगा 21/8, 8 का 21/64, 21/8, 21/8 को मैं लिख सकता हूं 42/16, इतना स्प्लिट होगा आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है 5 8 13, तो 35 प्लस 42 77, और नीचे आएगा 16 गुणा 13 160 और 48 208, 77/208, यानी कि कंटेनर बी में, ये क्या है कंटेनर बी में आउट ऑफ टोटल, अगर टोटल 208 है तो स्प्लिट कितना है 33। आपसे पूछा है कंटेनर बी में पानी और स्प्लिट का रेशियो, स्प्लिट तो 77 है, 77 77 77, ये रहा ऑप्शन बी ऑप्शन। उल्टा पूछ लिया गलती मत करिएगा, टोटल 208 है जिसमें से स्प्लिट 77 है मेरे प्यारे भाई, स्प्लिट 77 है, स्प्लिट तो वाटर कितना होगा 208 में से 77 माइनस करिएगा 131, तो 131 रेशियो 77, ये इसका उत्तर आएगा बी ऑप्शन। जबरदस्त सवाल। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई है। आगे चलेंगे। डेविएशन का तरीका मैंने इस्तेमाल किया है। किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानव आगंतुकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई। एक पार्क में बंदर टहलता है और उन बंदरों को देखने आप जैसे मानव जाते हैं। तो एक आदमी ने खाली बैठे बैठे क्या किया, सबके सिर गिने और सबके पैर गिने। यह पाएगा बंदर के और आदमियों के सिर और पैर गिने, पाएगा कि 54 तो सिर है और 148 पैर है। ठलवा आदमी ये काम करेंगे। पार्क में बंदर कितने हैं? अब बंदर वाके 4 पैर होता है और आदमी लोगों का 2 पैर होता है। बंदर कितने, एक्स वाई मान के नहीं करते, डेविएशन। अगर आदमी के 2 पैर हैं, बंदर के हैं 4, तो 4 का मतलब क्या हुआ, 2 + 2 तो हुआ ही ना, यही है ना। अब आदमी के भी 2 पैर हैं, बंदर के भी 2 पैर हैं, सबके 2 पैर तो हैं ही। तो अगर 54 सिर हैं तो 54 जानवरों के कितने पैर होने चाहिए, 108। 54 जानवरों के पैर होने चाहिए 108, पैर तो 148 हैं, तो कितने पैर एक्स्ट्रा हैं, 40 पैर एक्स्ट्रा हैं। 40 एक्स्ट्रा पैर किसकी वजह से, वो बंदर की वजह से, क्योंकि हर बंदरवा 2-2 पैर एक्स्ट्रा रख रहा है, हर बंदर के 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो 40 पैर अगर एक्स्ट्रा है टोटल, तो बंदर कितने हुए 20, 40 बटा 2 20 बंदर। ये मेंटली कर सकते थे, मेंटली 54 जानवरों के दो तो हैं सबके, 54 जानवरों के पैर होने चाहिए 108 हैं, 148, 40 एक्स्ट्रा। 40 एक्स्ट्रा क्यों है कि हर बंदर के 2-2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं आदमी से, तो 40 बटा 2 20 बंदर है, बात खत्म। ये कुछ भी लिखने की इसमें जरूरत नहीं थी, कुछ भी ना एक्स वाई मानना है। ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो 1/b माइनस 20/a का मान क्या होगा। अच्छा जी, ये सिंपल सा है, मेरे को करना है सॉल्व। अब यहां तो फॉर्मूला लगेगा ना, a² माइनस b²। अब 58 + 25 कितना आ जाएगा आपका, a² माइनस b², a + b a माइनस b होता है, तो 58 + 25 83 और a माइनस b, 58 माइनस 25 कितना आ जाएगा 33, और नीचे a² माइनस b² फिर से a + b कितना आएगा 46 और 37 83, और a माइनस b कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 6 3 9 9 आ जाएगा। तो कट गया भाई, 33/9 आ गया, ठीक हुआ ना, 11/3, तो 11/3 आ गया भाई। ये b क्या है, a² माइनस b² 26 + 15 41, और a माइनस b 26 माइनस 15 11। अब ये a² माइनस b² क्या आएगा, a + b कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 71, और a माइनस b कितना आ जाएगा 41, ये कट गया 41 से 41, तो b का मान है 11/71, 11/71। तो a और b की वैल्यू आ गई जी। अब आपसे पूछा है 1/b माइनस 20/a, 1/b क्या आ जाएगा। अब b का मान 11/71 है, तो 1/b होगा इसका उल्टा, 1/b 71/11 माइनस 20/a। अब a का मान कितना है मेरे दोस्तों 11/3 है। अब 11/3 जब करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 20 तिया हो जाएगा 60/11,
तो 11 तो है ही, ऊपर भी 11 बच गया, तो 11/11 हो गया 1। तो इसका आंसर तो 1 था। तो सिंपल पागलों वाला सवाल था, a² - b² का फॉर्मूला लगाओ और आंसर झट से निकाल लो, रुको मत कहीं भी। सवाल नंबर है 16, बताएंगे जल्दी से, आप पढ़ो, एवरेज का सवाल है और मैं पीता हूं एक गिलास पानी। बनाएं जी। 14 आदमी में से पहले 13 आदमियों का एवरेज 78 किलोग्राम है। 14वें आदमी का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम ज्यादा है। 14वें व्यक्ति का वजन बताओ। 14 आदमी है हमारे पास, पहले 13 व्यक्तियों का, 14 आदमी में से 13 आदमियों का जो एवरेज है वो 78 किलोग्राम है 13 व्यक्तियों को। अब 14वें आदमी का जो वजन है वो सभी 14 व्यक्तियों के औसत से 39 किलोग्राम ज्यादा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर सभी 14 के 14 आदमियों का एवरेज वजन अगर x किलोग्राम है ना, तो जो हमारा 14वां आदमी है ना, जो हमारा 14th आदमी, 14th, उसका जो वजन है वो x + 39 है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर 14 आदमियों का वजन x किलोग्राम है तो 14वें आदमी का वजन x से 39 ज्यादा है। बताओ, अगर इन 14 आदमी में से मैं अगर ये 14वां आदमी हटा देता हूं सबसे आखिर का, तो आदमी कितने बचेंगे? 13 आदमी बचेंगे। 14वें आदमी को हटाने की वजह से क्या होगा? सभी 14 लोगों का एवरेज कितना? x किलोग्राम। 14वें आदमी का वजन एवरेज से 39 ज्यादा है। 14 आदमी को हटाओगे तो 39 का नुकसान होगा। एवरेज से ज्यादा वजन वाला आदमी हटाओगे, नुकसान होगा। और इस 39 के नुकसान को 13 आदमियों ने बांटा होगा, यानी कि एवरेज कितना कम हुआ होगा बच्चों? 3। तो 3 एवरेज कम हो जाने के बाद 78 है, तो पहले एवरेज 78 से 3 ज्यादा रहा होगा, 81। ये लॉजिक बहुत अच्छा है डेविएशन वाला, कि 14 आदमियों का कुछ ना कुछ एवरेज है। अब 14 आदमी, सपोज हम 14वां जो आदमी, 14th आदमी, ये हमने निकाला, ये एवरेज से 39 किलो ज्यादा वजन का। एवरेज से ज्यादा वजन वाला आदमी छोड़ के जाएगा, नुकसान होगा। एवरेज से कितना वजन ज्यादा? 39 किलोग्राम ज्यादा, इसका नुकसान होगा इसके जाने की वजह से। बचे 13 आदमी, 13 आदमी उस नुकसान को आपस में बांटेंगे तो हर आदमी का वजन 3-3 किलो कम हो जाएगा। अगर अब एवरेज 78 है तो पहले 3 ज्यादा रहा होगा, 81। पहले एवरेज 81 था, x की वैल्यू 81 है, 81 मार्क मत कर दीजिएगा, गलत है। 14वें आदमी का वजन होगा 81 + 39, 120। तो 14वें व्यक्ति का जो वजन होगा वो 120 kg है, डी ऑप्शन। ये बेस्ट तरीका है, बिना किसी क्वेश्चन के, थोड़ा सा दिमाग बस ज्यादा लगाना है। आगे चलेंगे भाई साहब, नेक्स्ट सवाल नंबर है 17, बनाए। B purchased 15 kilo apple at rate of 180 rupee per kg from a wholesaler who uses a weight of 950 gram for the kg weight. B sold all these apple at 180 rupee per kg but used a weight of 750 gram for the kg weight. What the percentage profit earned by B in the transaction? बताओ। एक बंदा B है, B एक जगह से सेब खरीद के ला रहा है, दूसरे ग्राहक को बेच रहा है। अब जिस प्राइस में वो खरीद के ला रहे 180 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच भी उसी दाम में रहा है, यानी कि प्राइस में तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी हेरा फेरी हुई है वजन में। अब वजन में हेरा फेरी दोनों जगह हुई है, खरीदते वक्त भी सेबों को और बेचते वक्त भी। प्रॉफिट जो होगा इन दोनों का सक्सेसिव होगा, ये कहानी होती है भैया। खरीद के भी 180 रुपए पर केजी के भाव से लाया, बेच भी उसी भाव से रहा, तो प्राइस में तो कुछ नहीं किया, वजन में करी हेरा फेरी। तो बेटा बी जो है एक होलसेलर से सेब खरीद के लाता है, और वो जो होलसेलर है वो 1 किलो वजन के लिए 950 ग्राम वजन को उपयोग करता है। तो क्या हो गया? बी को क्या हो गया? बी के साथ दुर्घटना हो गई, बी को उल्लू बना दिया, चूना लगा दिया बी को। कैसे? भाई बी गया एक होलसेलर के पास, बोला भाई साहब 1 किलो सेब तोल दो। होलसेलर बोला लो भाई, लेकिन वो 1 किलो तो है नहीं, वो तो 950 ग्राम ही है। यानी कि बी ने पैसा किया 1 किलो सेब का जमा, 1000 ग्राम का दिया, लेकिन बी को मिला कितना? 950 ग्राम ही मिला। यानी कि 1000 रुपए इन्वेस्ट करके आपको 950 रुपए का ही सामान मिला। 1000 ग्राम का पैसा देके 950 ग्राम ही सेब मिला है। तो इस रेशियो में नुकसान हो गया, बी को चूना लग गया। अब बोला बी आके एस्तेसी में गई दुनियादारी, मैं अपने ग्राहकों को भी पेलूंगा,
मैं क्या करा, बी ने सभी सेबों को 180 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा, लेकिन 1 किलो वजन के लिए 750 ग्राम वजन का उपयोग किया। ग्राहक आया, भाई साहब 1 किलो सेब तोल लो। आप बोलेंगे ला 1 किलो का पैसा। आपने दिया कितना, 750 ग्राम ही ग्राहक को दिया। आपने अपने ग्राहक से पैसा कितने का ले लिया, 1000 ग्राम सेब का। दिया कितने का है, 750 ग्राम ही सेब दिया है। यानी कि 750 ग्राम की इन्वेस्टमेंट पे आपने 1000 ग्राम का पैसा ले लिया। तो आपको मुनाफा हो गया कि नहीं हो गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेसिव, सीधी सीधी गुणा, कट जाएगा 0 से 0, 5 से कट जाएगा 75 15 बार, 5 से कट जाएगा 95 19 बार। तो अल्टीमेटली 15 का सामान 19 में गया। अगर 15 का सामान 19 में गया तो प्रॉफिट हुआ कितना, 4 का, 4/15। 4/15 होता है बी ऑप्शन। 1/15 6 सही 2/3% होता है, 26 सही 2/3%। 6 सही 2/3% का 4 गुना है, अप्रोक्स 26% आएगा। अगला सवाल बनाएं। एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई 48 है, उसको पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब बनाए जाते हैं। कितने छोटे घन बनेंगे। अच्छा, आपके पास एक सॉलिड क्यूब है जिसकी एज, जिसकी कोर, जिसकी साइड की लंबाई 48, इसको पिघलाया जाता है। अब आइडेंटिकल साइज के, एक जैसे साइज के छोटे छोटे क्यूब बनाए जाते हैं। हर क्यूब का वॉल्यूम है 64। तो आपसे पूछा कितने क्यूब बनाए जाएंगे। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। अब 64 जो वो 4 का क्यूब है, यानी कि जो छोटे क्यूब बने उनकी साइड कितनी होगी, 4। बड़े क्यूब की एज कितनी थी, 48। तो कितने क्यूब बने होंगे, वॉल्यूम को बराबर करेंगे। भाई मेरे दोस्तों, हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट है। बड़े क्यूब की साइड है 48, छोटे छोटे क्यूब बनाए गए पिघला के, छोटे क्यूब की साइड है 4। कितने क्यूब बनेंगे, बस क्यूब कर दो, डिवाइड करके क्यूब कर देंगे, 12 का क्यूब। वॉल्यूम को बराबर करना है 1728, बी ऑप्शन। इससे आसान सवाल पूरे मेंस के पेपर में नहीं था। 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए, 7 पेंसिल 2 पेन 65 रुपए की, 1 पेन और 1 पेंसिल की कुल कीमत बताओ। इक्वेशन सॉल्व करने वाला सवाल है। एक्स वाई मान के बिल्कुल नहीं करना। मैं पहले बोल रहा हूं कि ये जो पैटर्न है बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब हर एग्जाम में आ ही रहा है, और प्री के पेपर में तो बहुत बहुत भयंकर सवाल आया इस पैटर्न पे। 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए है। पहली क्वेश्चन है, समझ कि 2x + 3y 55, पागल करते हैं ऐसे गधा लोग। 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपए है। पूछा 1 पेन और 1 पेंसिल की कीमत बताओ। 1 पेन और 1 पेंसिल की कीमत आपसे पूछी है, जवाब देंगे। कैसे करिएगा भैया, किसी को भी सेम मना लो, चाहे इनको सेम मना लो, चाहे इनको सेम मना लो, इच्छा आपकी। मेरे को ये आसान लग रहा है, 3 2 सेम मना लेता हूं। या 3 पेन है या 2 पेन है, 3 और 2 को इक्वल बना लेते, 6 6, ऊपर 2 से गुणा और नीचे 3 से गुणा, और गुणा करके मेरे दोस्तों इनको क्या कर दो, आप घटा दो। तो आप देखोगे होगा क्या कि ये 6 पेन, ये 6 पेन कट जाएगा। यहां क्या बचेगा, 2 दूनी 4 पेंसिल, 21 पेंसिल, 4 और 21 हो गया 17। 17 पेंसिल की कीमत क्या आ गई, 55 दूनी 110 और 65 थी 195। 110 और 195 85, 195 और 110 85 रुपए। 17 पेंसिल 85 की हैं तो 1 पेंसिल 5 रुपए की है। ठीक है भाई, तो 1 पेंसिल आ गई 5 रुपए की। पेन कितने का है, चाहे पहली इक्वेशन से चाहे दूसरी से, 1 पेंसिल 5 रुपए की, तो 2 पेंसिल है 10 रुपए की। टोटल सामान 55 रुपए का है, तो ये पेन कितने होंगे, 45 के। 3 पेन अगर 45 रुपए के हैं तो 1 पेन आएगा 15 रुपए का। 1 पेन 15 का, 1 पेंसिल 5 की, दोनों का योग 20 रुपए आ गया, बी ऑप्शन। 1 पेन और 1 पेंसिल 20 रुपया के। बताओ जी, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान निकला। सवाल नंबर 20। 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे। इन खंबों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंबे के एलिवेशन एंगल x और y हैं, 10x 2/5, 10y 3/5, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई। देखो भाई, ये है सड़क। अब इस सड़क के किनारे लगे 2 खंबे, एक खंबा ये है
और एक खंबा ये है। दोनों खंभों की जो ऊंचाई है मेरे दोस्तों सेम है। अब इन खंभों के बीच मेरे दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई। खंभों के बीच कोई पॉइंट है, कुछ बच्चे कहेंगे खंभों के बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब होता है मिड पॉइंट, खंभे के बीच कहीं कहीं भी हो सकता है। सपोज यहां पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर खंभों के बीच किसी पॉइंट से सड़क के एक बिंदु से खंभे का एलिवेशन एंगल एक्स और वाई है। तो मेरे दोस्तों यहां पर ये एक्स डिग्री है और इस खंबे के टॉप का एलिवेशन एंगल वाई डिग्री है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, ठीक है ना। 150 मीटर चौड़ी सड़क है, ये सड़क बहुत बढ़िया है, खूब लंबी है, 150 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके किनारे दो खंबे हैं समान ऊंचाई वाले, दोनों की ऊंचाई बराबर है मेरे दोस्तों। इनके बीच में कोई पॉइंट है और इन पॉइंटों से एलिवेशन एंगल खंबे के टॉप के एक्स और वाई है। अब 10x आपको दिया है 2/5। 10x क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। x के सामने परपेंडिकुलर है, बेस है, तो परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो 2/5 है। आप बोलोगे हाँ जी सर 2/5। यहां परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो 3/5। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है? खंभों की लंबाई है ना, सेम होना चाहिए भाई। यहां खंबे की लंबाई 2 है, यहां 3 है, 2 और 3 तो सेम होना चाहिए ना। 6 6 6 बनाने के लिए 3 से गुणा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और यहां 2 से गुणा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तभी तो बात बनेगी अभी। यानी कि अगर ये लेंथ 6 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, तो ये कितना है? 15। यहां पे देखेंगे इन दोनों का रेशियो कितना, इन दोनों का रेशियो भी आपका 6-10 है। अगर ये 6 है तो कितना है? 10 यूनिट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 2/5 है और ये 3/5 का रेशियो है। इक्वल करना है दोनों जगह। खंबे की लंबाई यहां 2 हो रही है, 3 हो रही है, दोनों खंबे समान लंबाई के, 2 और 3 को सेम बना लिया, 6 6। टोटल सड़क कितनी होगी? 15 10 25 की। 25 की वैल्यू सवाल में 150 मीटर है, 6 गुना। अगर ये 6 गुना है तो हर खंबे की ऊंचाई पूछी है ना, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई 6 की वैल्यू भी 6 गुना 36 मीटर आंसर है। 6 की वैल्यू भी 6 गुना, सी ऑप्शन। बताइए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यदि 6 अंकों की संख्या 11p9q4 24 से डिविजिबल है तो pq का मैक्सिमम पॉसिबल मान ज्ञात करो। अगर ये संख्या 24 से डिविजिबल है तो 8 से भी डिविजिबल होगी, 3 से भी डिविजिबल होगी, 8 3 24। अब 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, 9q4। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे। मैं क्यू की जगह क्या क्या रख सकता हूं? देखो 9q4 का मतलब है 800 प्लस 1q4, वे तो कटी गए ना 8 से। अब मैं क्यू की जगह यहां पर 0 भी रख सकता हूं, 4 भी रख सकता हूं और मैं 8 भी रख सकता हूं। ये सब रख सकता हूं मैं। 144 कट जाएगा ना, 144 184 भी कट जाएगा और 104 भी कट जाएगा, ठीक है जी। तो क्यू की वैल्यू आएंगी। अबे नंबर 3 से कट रहा है तो डिजिटल सम भी 3 से कटने वाला होना चाहिए ना। 9 और 2 4 6, ये तो कट ही गया मेरे दोस्तों। यानी कि डिजिटल सम आया मेरे दोस्त यहां पर ये। अब पी क्यू का प्रोडक्ट का मैक्सिमम मान पूछा है तो मैं क्यू को 8 लूंगा, तो पी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बताओ? अगर मैं इसको 18 बनाता हूं तो 10 लेना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो भाई मैं यहां पे 15 बनाऊंगा सम को। 15 नंबर है ना 3 से कटने वाला, तो भैया ये 7 हो जाएगा। दो अंकों का योग कभी भी 18 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं 18 बनाऊंगा तो 10 हो जाएगा पी। तो ये क्यों मुझे 15 बनाना पड़ेगा भाई? 15 3 से कटता है ना, ये 8 है तो पी हो जाएगा 7। तो पी क्यू का प्रोडक्ट आ जाएगा मैक्सिमम 56, सी ऑप्शन 56। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है मेरे को यहां पे 8। आगे हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े। कोई भी वोट इनवैलिड नहीं था। 3 लोग हैं भाई, हरि, कमल और ललित। 6050 टोटल वोट पड़े। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट मिले। कमल को हरि प्लस ललित से 42% अधिक वोट मिले। ललित को डाले गए वोटों में से केवल 8% वोट मिले हैं, तो हरि को कितने वोट मिले हैं? तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, हरि और ये कौन है? ललित और कमल। ललित को 8% वोट मिले, 8%, ऐसा सवाल कह रहा है।
इसके बाद कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त वोटों से 42% ज्यादा वोट मिले। कमल को हरि प्लस ललित से 42% ज्यादा वोट मिले। 42% की फ्रैक्शन वैल्यू 21/50, यानी कि अगर टोटल 50 वोट्स, ध्यान से सुनिएगा, कमल को हरि और ललित को जितने वोट मिले उससे 42% ज्यादा वोट मिले। अगर हरि और ललित को 50 यूनिट वोट मिले ना, 50 यूनिट, तो कमल को 21 ज्यादा 71 यूनिट वोट मिले। वोट का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, कमल को 42% ज्यादा वोट मिले जितने हरि और लाल दोनों को टुगेदर एक साथ मिले। 42% की फ्रैक्शन वैल्यू 42/100, 21/50। दोनों को अगर 50 मिले तो इन कमल बाबूजी को 71 मिले। तो टोटल कितने वोट हुए? 50 प्लस 71, 171, सॉरी 121। 121 तीन लोगों को कुल वोट मिले। इसकी वैल्यू सवाल में 6050। बताओ कितने गुना है? 50 गुना। आपसे यह पूछा गया कि हरि को कितने वोट मिले। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2500। तो 2500 वोट मिले हैं हरि प्लस ललित को मिलाकर 2500 वोट। आपसे पूछा हरि को कितने मिले, हरि को ही तो पूछा है। देखो, ललित को 8% वोट मिले, टोटल वोट है 6050, उसका 8% कितना होता है बताइए जी? 4800 और 484। ललित को 484 वोट मिले। ललित को हरि प्लस ललित को मिलाकर 2500 वोट मिले, तो हरि को कितने मिले होंगे फिर बताइएगा? 2500 में से 484 घटा देंगे, 2016। 2500 में से 484 घटा देंगे, 2016। भाई दोनों को टोटल मिलाकर 2500 वोट मिले, इसमें 484 ललित के, तो बाकी के 2016 किसके हुए? हरि भाई के हुए। आप बोलोगे हां जी सर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अच्छा, अंडर रूट में सभी के ऊपर अंडर रूट है, एक ही चादर में ले लेते हैं। दशमलव के बाद सभी में 2-2 डिजिट है। दशमलव को ऐसे इग्नोर करो जैसे उसने तुम्हें अपनी शादी में किया था। √124 इंटू 279 बटे 264 गुणा 594। यह बवाल है जो मेरे को सॉल्व करना है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट इसका आंसर बताना है। दशमलव हटा दिया मैंने। बताओ जी किससे कटेगा ये? 4 से 31 और 4 × 24 ये 66 है। 31 बच रहा भाई। नीचे क्या है? नीचे 66 है। 9 से 9 × 27, 9 × 9 और ये 9 × 54 और फिर 9 × 54, तो ऊपर 31 और नीचे 66 आ गया। सी ऑप्शन। घटिया सवाल। 31 गुणा 31 का अंडर रूट 31, नीचे का अंडर रूट 66। आगे 24वां क्वेश्चन। दो आदमी ए और बी ने 1.5 लाख और 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू किया। वे अपनी इनकम को, ठीक है, दे एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट देयर अर्निंग इन द सेम रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। वो इस बात पे एग्री हुए कि जो जितना पैसा लगाएगा, जितना इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको उतना जो है हम पैसा प्रॉफिट में बांटेंगे। 1 साल के बाद टोटल लाभ 6 लाख रुपए था। 1 साल में 6 लाख का प्रॉफिट कमा लिया उन्होंने। उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 रुपए जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। अच्छा, 1 साल में टोटल प्रॉफिट हुआ 6 लाख। जितना भी प्रॉफिट हुआ है ए और बी में, ए को जितना हुआ, बी को जितना हुआ, 6 लाख में से ए और बी दोनों ने 50,000 रुपए जोड़ के एक दूसरी इन्वेस्टमेंट में निवेश कर दिया। दूसरी इन्वेस्टमेंट में, इस इन्वेस्टमेंट से 4,20,000 रुपए की इनकम हुई थी। तो पूछा लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा? बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब। देखो मैं आपको जबरदस्त तरीका सिखाऊंगा, कहीं नहीं मिलेगा भाई। 2 आदमी है ए और बी, इसने 1.5 लाख, इसने 2.5 लाख। किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है? 5 × 15, 5 × 5 = 25। तो ए और बी को प्रॉफिट भी इसी रेशियो मिलना चाहिए। ए बी ने पैसा 3-5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। 1 साल के बाद प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए। अब 6 लाख में दोनों ने 50,000 रुपए जोड़ के एक दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगा दिया। या तो 6 लाख को 3-5 के रेशियो बांटो, फिर 50,000 जोड़ो। भाई मुझे तो रेशियो ही निकालना है ना। अरे मैं क्यों झंझट पालूंगा। 1 साल के बाद टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 6 लाख।
और दोनों ने ऐड कितना किया, 50,000 रुपए। 50,000 का मतलब 0.5 लाख। रेशियो कितना है, रेशियो है 12:1। 6 लाख और 50,000 का रेशियो है 12:1। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई 1 साल के बाद दोनों को टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इस रेशियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट 3:5 के रेशियो में। यहां तो 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट हुआ 6 लाख, दोनों ने 50,000 रुपए ऐड करके दूसरी स्कीम में लगा दिया, 6 लाख और 50,000 का रेशियो 12:1। यहां तो टोटल हो रहा है 8, यहां 3, 5, 8, यहां है 12, गलत बात। 8 और 12 को सेम कर लेते हैं ना, 24, या 24 बनाने के लिए 3 से गुणा, 3 9 और ये 15, यहां 2 से गुणा मेरे दोस्तों, यानी कि 24 और ये 2। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। देखो ये भी टोटल प्रॉफिट 24 है 1 साल बाद, यहां भी 24 है, यानी कि अगर टोटल प्रॉफिट 1 साल बाद 24 है तो दोनों ने ऐड कितना किया है, 2 यूनिट ऐड किया है। अब 9 है, अब 9 में 2 यूनिट ऐड करूंगा तो इसका 11 हो जाएगा, इसमें 2 यूनिट ऐड करूंगा तो इसका 17 हो जाएगा। तो यानी कि दूसरी स्कीम में जो उनको प्रॉफिट मिलेगा वो 11:17 के रेशियो मिलेगा दूसरी स्कीम में। ये आ गया डायरेक्ट रेशियो का सवाल, रेशियो में उड़ाने की कोशिश करो। कुल कितना हुआ है, 4,20,000। 4,20,000 में से ए का पूछा है तो 11 का मल्टीपल आएगा आंसर। एक ही ऑप्शन है ए, ना ये ऑप्शन 11 से कटता है, ना ये कटता है 11 से, ना ये कटता है, मात्र अकेला ए ऑप्शन है जो 11 से कटता है। टोटल हुआ जी 4,20,000। ए का पूछा है भाई साहब आपसे 11 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना 11 + 17 28, तो 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 33/2 आ जाएगा ये 165। बहुत बेहतरीन सवाल और उससे भी जबरदस्त सॉल्यूशन। यदि वृत्त की एक जीवा 20.5 सेंटीमीटर दी गई तो वृत्त की त्रिज्या क्या होनी चाहिए। अच्छा जीवा दिया, व्यास नहीं दिया है। सुनो, सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, डायमीटर, यानी कि उसका व्यास। अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो उसका डायमीटर कितना होगा, 2r। अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो उसका व्यास कितना होगा, डायमीटर 2r। तो डायमीटर जो होगा, सर्कल की रेडियस दी है 20.5, तो डायमीटर जो भी होगा या तो 20.5 के बराबर होगा या फिर 20.5 से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। इस सर्कल का जो व्यास होता है वही उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। तो डायमीटर जो होता है मेरे दोस्तों 2r, रेडियस का दुगना, वो 20.5 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो रेडियस की जो वैल्यू होगी 20.5 का आधा 10.25, 10.25 से बड़ी होगी या बराबर होगी, बी ऑप्शन। अगला, a set of data presented in the form of frequency distribution table with class interval and their respective frequency had a mode of 48.5। ये आ गया सवाल भैया, ये मोड वाला सवाल था जो फॉर्मूला पे पूछा गया था, जिसकी लैंग्वेज दी हुई है। आप जानते हैं अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मोड निकालने का क्या कंसेप्ट है, उसका मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है, दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। तो एक सेट है मेरे प्यारे भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो मोड है वो 48.5 है। तो आपको यहां पर जो मोड दिया है, मोड ये 48.5 दिया है, 48.5 मोड बराबर द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास वॉज 46.5। ये स्मॉल एल है, स्मॉल एल क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट जो कि 46.5 है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 34 है। ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है F1, इसका मान आपका 34 है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं F0। ये 32 है, मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाले की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास के जस्ट आगे की फ्रीक्वेंसी जो है आपकी फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के
जस्ट आगे वाले वर्ग अंतराल की जो बारंबारता इसी को हम बोलते हैं F2। ये आपको दी है 25। तो आपसे पूछा है व्हाट वाज द विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की विड्थ क्या है, ये क्लास इंटरवल का साइज क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता था कि क्लास इंटरवल का साइज क्या है, क्योंकि वो हर किसी में बराबर होगा। तो केवल आपको वैल्यू रखनी है 48.5, स्मॉल एल कितना 46.5 प्लस F1 माइनस एफ नोट। F1 माइनस एफ नोट क्या आएगा 34 माइनस 32 2 नीचे F1 34 का दुगुना 68 और F नोट माइनस F2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 57। ठीक है भाई 68 माइनस 57 कितना आ जाएगा जी 11 और इनटू एच ही आपको यहां से निकालना है। अभी 46.5 इधर जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 से 2 कट गया तो h का मान आ गया 11 और 11 ही सवाल का आंसर था पहला ऑप्शन ए। बोलो बात क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोर्ड मास का है और जैसे सवाल पिछले सालों में मींस में आते रहे उससे आसान है। तो बस फ्रैक्शन की सिंपल कैलकुलेशन है, ये वाला ब्रैकेट है ये स्मॉल ब्रैकेट है भैया, ठीक है पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे आसानी से हो जाएगा 1/8। अब प्लस आप मुझे बताओ कि ये क्या आएगा जी जल्दी से 1/6 गुणा 36/45 डिवाइडेड बाई 24/25। तो अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाएगा ना 25/24। अब आप हमें खुद बताइए क्या हो जाएगा 12 तिया 36 12 दूनी 24 5 पच्चे 25 5 नाम 45 और ये 3 तिया 9, ये आ जाएगी जी 5/6। 5/6 आ गया। अब 5/6 की 1/6 में गुणा होगी 5/36। अरे माइनस में है, अब माइनस में ये वाला स्मॉल ब्रैकेट बताओ सॉल्व करना भी डिवाइड है, डिवाइड को जो है अगर मैं मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो पलट जाएगा 24/45 है तो पलट के क्या हो जाएगा 45/24। अब मेरे को जो है ये सॉल्व करना है बताइएगा 15 तिया 45 12 दूनी 24, ठीक है जी। अब 14 तिया 42 से 21 दूनी 42 कट गया, ये आपका 1 हो गया जी 1 और प्लस 27/36 तो है ही 27/36। अच्छा इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं जरा अभी। अब आप खुद बताओ ये कितना हो गया 27 + 5 32/36 नहीं होगा, जोड़ना ही तो है 32/36 क्या है अभी 4 से काट लेंगे 8/9, तो 8/9 आ गया मेरे दोस्तों ये 8/9 और माइनस का 1 प्लस 8/9 और माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा 8/9 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/9 आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। और 1/8 माइनस 1/9 कितना आ जाएगा 72 और ऊपर 9 - 8 1, 1/72 बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन मैच कर रहा है 1/72। बोलो बात सही है, आगे चलेंगे। 10,000 रुपए पर 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4641 है। यदि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ है तो मूलधन कितने साल के लिए निवेश किया गया था। 10,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, ध्यान सुनेगा 10,000 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है 4641 रुपीज। 10,000 रुपए का कितना परसेंट है ये 46.41% है, 46.41%। इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है 10 का 2 बार सक्सेसिव 21, 3 बार सक्सेसिव 33.1%, 4 बार 46.41%। ब्याज की दर 20% वार्षिक है, 20% वार्षिक, लेकिन ब्याज जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि जो है ब्याज हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। हर 6 महीने में आपको 10% ब्याज मिल रहा है मेरे दोस्तों, हर 6 महीने में 10%। आपको 46% 46.41% ब्याज मिलेगा 10 का 4 बार सक्सेसिव, तो 10% की 4 साइकिल चलेंगी, 10% 10% 10% 10% का इफेक्टिव 46.41% होता है, यानी कि 6 महीने की
4 साइकिल कंप्लीट होंगी, टोटल 6 महीने के 4 पैटर्न चलेंगे, तो टोटल समय आएगा 24 महीने। 6 चौक 24 महीने, और 24 महीने होता है 2 साल। समझ में आई बात? हर 6 महीने में 10% ब्याज है, अगले 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में 10%, फिर अगले 6 महीने में 10 का 4 बार सक्सेसिव करने पर ही 46.41% आता है। ऐसा मैंने क्यों? क्योंकि 10% बहुत आसान डाटा है, रटा हुआ। 10 के अलावा और कुछ होता तो फिर हम अलग तरीके से सोचते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। ठीक है, वह अपने माल अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज अप्रॉक्स में कितना है? देखो, ये शायद अभी 2 दिन पहले ही मैथ्स कंसेप्ट किंग पे इस कंसेप्ट की वीडियो डाली है मैंने। एज इट इज सवाल भी करवाया हुआ है कि एक आदमी अपने सामान का जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 42% ज्यादा अंकित करता है। ये क्या है? मार्कअप। ये मार्कअप किया है, कॉस्ट प्राइस से 42% ज्यादा बढ़ाकर उसने मार्केट में अपना दाम लगा दिया स्टिकर पे। ठीक है भाई, कोई सामान खरीदने को तैयार नहीं हुआ, आपने अपने सामान पर 15% की छूट देकर उसको बेच दिया। तो फाइनली आपको यह बताना है 15% की छूट देकर बेचा है, उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है इन दोनों का सक्सेसिव। 42 और -15 का सक्सेसिव, 42 -15 -42 गुणा 15 कितना होता है भाई? 630। 630 बटे 100 6.3, तो कितना आएगा? 42 -15 27। 27 में से 6.3 घटाएंगे तो 20.7% आएगा, यानी कि आपको 20.7% का लाभ होगा। अप्रोक्स नियरेस्ट इंटीजर में 21% है, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, नियरेस्ट इंटीजर में 21। यहां पे कोई रेशियो की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला से बहुत आसान है क्योंकि बहुत सिंपल डाटा है। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट सवाल है मेंस के पेपर का। बनाएं, 2800 रुपए पर 10% की दर से 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट एक्स है। ओके, 6200 पर 14% की दर से 22 सालों में सिंपल इंटरेस्ट 1736 है, एक्स बटे वाई। अच्छा जी, 2 सवाल अलग अलग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेंगे। 2800 पर 10% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा? 2800 आपका प्रिंसिपल, ठीक भाई। 2800 का 10% होता है जी 280, 1 साल का ब्याज है। 3 साल का ब्याज कितना होगा? ये मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गई एक्स की वैल्यू। बोलो, 2800 पर 1 साल में कितना ब्याज होगा? 10% 280, 3 साल में होगा ये। अच्छा, आपको निकालना दूसरा केस देखो, 6200 पर 14% की दर से वाई साल का सिंपल इंटरेस्ट 1736 है, वाई कितना होगा? एक बार बताओ जरा, आपको टोटल ब्याज कितना मिला? 1736 रुपए। अच्छा, 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 1 साल में ब्याज मिलता है 6200 का 14%। 1 साल में 6200 का 14% ब्याज मिलता है। कितना? 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 6200 रुपए का 14%। तो 1736 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? ये पर 10 रुपए ब्याज 1 साल में मिलता है, 40 रुपए कितने साल में मिलेगा? 4 साल में 40 बटे 10, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, तो ये आ गया जी 1736 बटे 62 गुणा 14। अब ये बटे 62 गुणा 14 ऊपर पहुंच जाएगा। अभी कोई चीज अगर फ्रैक्शन में नीचे है तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। 1736 बटे 62 गुणा 14 लिखूंगा तो ऊपर ही पहुंच जाएगा ना गुणा में, तो मैं सीधा ही लिख दूंगा। मुझे क्या करना है? क्योंकि मुझे एक्स से वाई दोनों को डिवाइड करना है, तो एक्स की वैल्यू अलग और वाई की वैल्यू अलग, दोनों को डिवाइड किया। ये कैलकुलेशन है जो करनी है। अब बताओ कैसे होगी जी ये? 14 से तो जाएगा ही जाएगा भाई, 14 एकम 14 3, 14 दूनी 28 और 14 चौका 56, और ये 62 दूनी 124 और 2 से 280 जाएगा 140 बार, और 140 गुणा 3 हो जाएगा भाई साहब 420, और ये आंसर है सी ऑप्शन। और जबरदस्त, मेरे हिसाब से तो शानदार सवाल है, ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं इस पूरे पेपर की रेटिंग करूं तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है एग्जाम हॉल में बैठे हुए बच्चे के लिए।
घर पे आसान है क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको 1 घंटे में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने 60, तो मुश्किल है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। पर फिर भी इतना लेवल तो भाई मेंस का होना ही चाहिए, क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग है, इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव खत्म है, केवल मेंस में जो बच्चा सिलेक्शन लेगा, बढ़िया परफॉर्म करेगा, उसका सिलेक्शन होगा। और आप मेंस को आसान कर देंगे तो भाई हर बालक भीड़ में शामिल हो जाएगा, हर बालक लाइन में लग जाएगा। तो एक ये वनडे एग्जाम की तरह तो पेपर का लेवल तो मिनिमम इतना होना ही चाहिए। ये सीजल 2000 मेंस के सारे सवालों का सॉल्यूशन था, कोई भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया। बड़े दुख की बात है कि यहां पे ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा का एक भी सवाल नहीं पूछा इन्होंने डायरेक्टली, ना ही कोई ज्योमेट्री का फिगर वाला सवाल पूछा। ठीक है, पूछना चाहिए था। अर्थमेटिक के ज्यादातर सवाल भरे हुए हैं। किसी सवाल में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों का सीएचएसएल का पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। और भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन के बेस्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट किंग पर मिलेगा। इस पर वीडियो कम अपलोड होती है, उस पर डेली अपलोड होती है। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई, बाय।